गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट थर्ड में एब्सिसिक एसिड कंटिन्यू करेंगे हम। और आज हम जानेंगे इसकी केमिकल नेचर के बारे में। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड की केमिकल नेचर किस प्रकार की है, इसका जो अणु सूत्र है वो क्या होगा। अणु सूत्र याद रखना है आपको, C15H20O4, C15H20O4 ये इसका क्या है, अणु सूत्र है। और यह 5 कार्बन से बनी 3 आइसोप्रीन इकाइयों का बना होता है। इसमें एकल कार्बोक्सिलिक समूह भी पाया जाता है। ठीक है, ABA का अधिकांश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड के अपघटन से पानी की कमी आने पर होता है। ये आपको याद रखना है। किस प्रकार से एब्सिसिक एसिड की संरचना है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, एक तो ये संरचना है एब्सिसिक एसिड की। तो आपको याद रखना है एब्सिसिक एसिड का निर्माण कब होता है, जब क्लोरोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड का अपघटन होता है तो पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी होने पर ही इस प्रकार के एब्सिसिक एसिड का निर्माण होता है। तो ये 5 कार्बन से बना होता है, 3 आइसोप्रीन इकाइयों का ये बना है, 3 आइसोप्रीन इकाइयों का बना है, जिसमें एकल कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखें हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफर किस प्रकार का है। केमिकल नेचर बस बहुत आसान है, आपको बस इसका अणु सूत्र याद रखना है। केमिकल नेचर में इंपॉर्टेंट यही है, संरचना बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो भी ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफर। तो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफर में संवहनी पादप अंग जैसे कंद होता है, यानी ट्यूबर, राइजोम, बड्स और एंडोस्पर्म और भ्रूण, ये इनमें मिलता है। कहाँ कहाँ पे मिलता है कि यह संवहनी पादप वैस्कुलर प्लांट में मिलता है। पहली बात तो ये पादप अंगों जैसे ट्यूबर, ठीक है, राइजोम, ट्यूबर यानी कंद, राइजोम यानी प्रकंद, इसके अलावा बड्स कलिकाएं, एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष, इसके अलावा भ्रूण एंड भ्रूण जो एम्ब्रियो है इसके अंदर ये मिलता है। ठीक है, इनमें पाया जाता है। इसके अलावा और क्या है, जीवाणुओं में ये हमेशा कैसा होता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन कुछ कवकों और शैवालों में ये पाया जाता है। मुख्य संश्लेषण स्थल कहाँ होता है इसका मुख्य संश्लेषण स्थल पाया जाता है पत्तियों में। ठीक है, जो परिपक्व पत्तियां हैं, परिपक्व पत्ती में होता है। ठीक है, इसके बाद निर्माण स्थल से ये फ्लोएम और जाइलम के माध्यम से, यानी अपना जो निर्माण स्थल है, निर्माण स्थल से ये जाइलम व फ्लोएम
के माध्यम से, किन के माध्यम से, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से मूल, स्टेम और फ्लोवर को ट्रांसफर होता है। कहाँ कहाँ ट्रांसफर होता है? ये रूट को होता है, स्टेम को होता है, और इसके अलावा ये कहाँ होता है? ट्रांसफर फ्लोवर को होता है। ठीक है, तो इसका ट्रांसफर किससे होता है? जाइलम और फ्लोएम से होता है। मुख्य निर्माण स्थल इसका कहाँ है? परिपक्व पत्तियां, और इसका अध्रुवीय स्थानांतरण होता है। अध्रुवीय स्थानांतरण का मतलब नीचे की ओर होता है, ठीक है, दोनों तरफ नहीं होता, ये याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफर के बाद आगे चलते हैं, इसके कार्यकी प्रभाव के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो कार्यकी प्रभाव में सबसे पहले है पत्तियों का विलगन। पत्तियों का विलगन वही है, देखिए इसके घोल को पत्तियों पर छिड़कने से उनका क्या हो जाता है? शीघ्र ही पतन हो जाता है, यानी कि वो झड़ जाती हैं। कपास, सेम और कोलियस जैसे पादपों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ABA द्वारा कुछ एंजाइम, जिनमें प्रोटीएज, पैक्टिनेज, सेलुलेज एंजाइम, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कोशिका भित्तियों की मिडिल लेमेला खत्म हो जाएगी, यानी कि नष्ट हो जाती है, और कोशिका भित्तियां नष्ट होने की वजह से फिर धीरे धीरे क्या होगा? पत्तियों का विलगन हो जाएगा। दूसरा आता है इसके अंदर बीजों व कलियों, जो बीज और कली होती हैं उनकी प्रसुप्तता, ये इसका दूसरा प्रभाव है। इससे मतलब ये है कि ABA जो कलियां हैं, बीज होते हैं, उनमें प्रसुप्तता को ये क्या करता है? प्रेरित करता है, कम नहीं करता, यानी डोरमेंसी को ब्रेक नहीं करता, डोरमेंसी को बनाने का काम करता है, जिससे कलियों की वृद्धि और उनका अंकुरण क्या हो जाएगा? अंकुरण देर से होता है। ठीक है, इसके बाद वाष्पोत्सर्जन रोधी होता है। अगला जो है वो है वाष्पोत्सर्जन रोधी। वाष्पोत्सर्जन रोधी, इसका मतलब ये है कि ABA की कम मात्रा पत्तियों के रंध्रों को आंशिक रूप से बंद कर देती है। अगर ABA की मात्रा कम हो जाए पत्तियों में तो रंध्र आंशिक रूप से बंद हो जाएंगे, जिससे वाष्पोत्सर्जन दर भी कम हो जाएगी। वाष्पोत्सर्जन दर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब यह नेगेटिव इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि गार्ड कोशिकाओं में पोटेशियम का प्रवेश और हाइड्रोजन आयन का निकास इसको ये बाधित कर देता है। ठीक है, देखिए ये गार्ड कोशिकाएं हैं, इस प्रकार से यहाँ बीच में छिद्र होता है, ये गार्ड कोशिकाएं हैं। तो गार्ड कोशिकाओं में क्या होता है? जब रंध्रों की खुलने की प्रक्रिया में पोटेशियम आयन तो बाहर जाते हैं और हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन तो अंदर आते हैं और हाइड्रोजन आयन कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। तब ये रंध्र ओपन होता है, खुलता है। लेकिन अगर ABA का प्रभाव होगा तो फिर क्या होगा? ABA के प्रभाव से पोटेशियम का अंदर की ओर गमन ये क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन भी अंदर से बाहर की ओर इसका गमन भी बाधित हो जाएगा। यानी पोटेशियम हाइड्रोजन जो एक्सचेंज इसका पथ है उसको ये बाधित कर देता है। अब इससे होगा क्या कि हाइड्रोजन आयन इसके अंदर बढ़ जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? गार्ड कोशिकाओं में बढ़ जाएंगे। गार्ड कोशिकाओं में हाइड्रोजन की बढ़ोतरी से फिर OP का मान कम हो जाता है। इसका OP का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम की कमी है। तो पोटेशियम की कमी से OP का मान कम होता है, हाइड्रोजन की बढ़ोतरी से OP का मान कम होता है। ये आपको याद रखना है। अगर पोटेशियम अंदर आ जाते और हाइड्रोजन बाहर चले जाते तो इसकी OP का मान बढ़ जाता। ठीक है, अब इसकी OP का मान कम है क्योंकि ABA का प्रभाव है, तो OP का मान कम होने से अंतःप्रासरण नहीं हो पाता है, यानी कि ये कोशिकाएं जल का अवशोषण नहीं कर पाती हैं। ठीक है, अंतःशोषण नहीं होगा, और अंतःशोषण नहीं होगा तो ये पिचक जाएंगी और रंध्र बंद हो जाएंगे, यानी कि ये स्थिर हो जाएगी और रंध्रों का जो खुलना है वो रुक जाएगा। ठीक है, अब इसी संबंध में
कुछ वैज्ञानिक जिसमें जो वेट और हीरोन है, उन्होंने 1969 में ये बताया कि ABA एक स्ट्रेस हार्मोन है और इसका यूज अगर पत्ती पर किया जाए तो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो 56% वाष्पोत्सर्जन और 14% प्रकाश संश्लेषण को ये कम करने का काम करता है। ठीक है, ABA का प्रभाव वाष्पोत्सर्जन और फोटोसिंथेसिस दोनों पर ही नेगेटिव इफेक्ट डालता है। 14% तक तो फोटोसिंथेसिस को कम कर देता है और 56% तक ये किसको कम कर देता है, वाष्पोत्सर्जन को कम कर देता है। आगे है वृद्धि का संबंधन। तो ABA कोशिका विभाजन और कोशिकीय विवर्धन दोनों प्रक्रियाओं को कम करने का काम करेगा। इसी तरह से जीर्णता, एजिंग की ओर देखें हम तो अनेक पादपों में ये एजिंग को प्रेरित करता है। क्लोरोफिल, प्रोटीन और RNA की तीव्र कमी होने की वजह से ही एजिंग आती है। और इस एजिंग पर कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग भी किए हैं, जिसमें वेरिंग और हीमैन ने 1967 में एसर सूडोप्लांट्स पर इसकी पत्ती पर प्रयोग कर इसे प्रमाणित भी किया है। अगला जो आता है इसमें, अब PGR के थ्रू हम सारे जो हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर हार्मोन, जिसमें 5 हार्मोन हमने पढ़े हैं, ऑक्सिन, फिर जिब्रेलिन, फिर साइटोकाइनिन, फिर इथाइलिन और उसके बाद अब जो सबसे लास्ट था वो था इसमें एब्सिसिक एसिड। अब हम देखेंगे इसमें फोटोपीरियडिज्म। यानी ये प्लांट फिजियोलॉजी में ही है। फोटोपीरियडिज्म, प्रदीप्त कालिता इसको कहा जाता है, प्रदीप्त कालिता। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, दैनिक चक्र में जो प्रकाश काल की अवधि है उसको हम कहते हैं फोटो पीरियड, और फोटो पीरियड के प्रति सजीवों की अनुक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोपीरियडिज्म कहते हैं, यानी कि प्रदीप्त कालिता कहते हैं। दैनिक चक्र में प्रकाश काल की अवधि से मतलब है जैसे कोई पौधा है उसको प्रकाश की कितनी अवधि प्राप्त होती है दिन में, तो उसको तो हम प्रकाश काल कहेंगे, फोटो पीरियड कहेंगे। और उस फोटो पीरियड के प्रति उस पादप की अनुक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोपीरियडिज्म यानी प्रदीप्त कालिता कहते हैं। अब पुष्पीय पादपों की बात की जाए, फ्लोरिंग प्लांट में एक निश्चित कायिक वृद्धि होने के बाद पौधे जनन अवस्था में प्रवेश करते हैं। सब जानते हैं उनके अंदर फ्लावर जो होता है वो जनन का भाग होता है, तो उसमें पुष्पन आरंभ हो जाता है। तो कायिक अवस्था में भिन्न भिन्न पादपों में भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। जो पादप हैं उनमें कायिक अवस्था से पुष्पन अवस्था में प्रवेश करने के दौरान जो भी प्रक्रियाएं हैं वो कई कारकों द्वारा कंट्रोल होती है, यानी कि कायिक अवस्था से जो पुष्पन अवस्था है वहां तक पहुंचने में प्लांट कई अवस्थाओं से गुजरता है, कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है, और उन्हीं कारकों में से एक कारक क्या है, प्रकाश काल की अवधि भी है। ठीक है, जिसे हम दीप्ति कालिता कह रहे हैं। दोबारा से सुनेंगे हम। देखिए, कोई भी सजीव है उस पर प्रकाश का समुचित प्रभाव होता है, उसकी वृद्धि पर, जनन क्रिया पर, उत्पादन पर, सब पर उसका प्रभाव होता है। ठीक है, तो प्रकाश का किस तरह से पौधों के रूप में अगर हम देखें तो पौधों में हम सब जानते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से कहें कि दैनिक चक्र में प्रकाश की अवधि जो पौधों को प्राप्त होती है उसको तो हम कहेंगे प्रकाश काल, और फिर उस अवधि के प्रति पौधों की अनुक्रिया को हम कहेंगे फोटोपीरियडिज्म यानी कि प्रदीप्त कालिता। अब सभी पादपों में कायिक अवस्था अलग अलग पादपों में अलग अलग पाई जाती है, और पौधा अपनी कायिक अवस्था से निकलने के बाद जब पुष्पन अवस्था में आता है तो उसमें रिप्रोडक्शन शुरू होता है, यानी कि जनन प्रक्रिया शुरू होती है, उत्पादन होता है। तो जब वो कायिक अवस्था से जनन अवस्था तक पहुंचता है तो कायिक अवस्था और जनन अवस्था के बीच का जो समय है उस समय में प्लांट कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है, और उन्हीं में से एक कारक क्या है, प्रकाश काल की अवधि है, यानी दीप्ति कालिता है। ठीक है, डिस्कवरी की बात की जाए, इसकी दीप्ति कालिता के संबंध में क्या क्या खोजें हुई हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले टोरनॉइज 1912 इस वैज्ञानिक ने हेम्प के पौधों को पुष्पन हेतु लंबी प्रकाश अवधि में रखा था। कौन से पौधों को रखा था, हेम्प के पादप को। ठीक है,
और कौन सी अवधि में रखा? लंबी प्रकाश अवधि में रखा। यानी पहले इसको लंबी अवधि में रखा गया और फिर इसको छोटी अवधि में रखा गया। पुष्पन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसमें हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। यानी कि दोनों ही अवस्थाओं में इसके अंदर पुष्पन नहीं हुआ। ठीक है। फिर बाद में स्लेब्स, एक और वैज्ञानिक जिसका 1913 में स्लेब्स ने जो एक पादप है सेमी परविनम, प्लांट का नाम क्या है? सेमी परविनम, इसके पौधों में फिर प्रयोग किया और कृत्रिम प्रकाश द्वारा पुष्पन को प्रेरित करवाया। तो यह प्लांट क्या करता है कि नॉर्मल अवस्था में, जो नॉर्मल टाइम है उसके अंदर पुष्पन करता है, परंतु स्लेब ने कृत्रिम प्रकाश और इसमें शरद ऋतु में भी पुष्पन करवा दिया। तो यहाँ पर दोनों वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग करवाए उससे हमें क्या पता चलता है? अगर हम हेम्प के विषय में देखें तो हमने ये देखा कि जब इसे लंबी अवधि का प्रकाश दिया गया तो पुष्पन नहीं हुआ। ठीक है। और इसी को इसने अल्प अवधि का प्रकाश दिया तब भी पुष्पन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इसको निश्चित क्रांति काल पुष्पन के लिए चाहिए। ठीक है। वो इसको नहीं मिला, इसलिए इसके अंदर पुष्पन नहीं हुआ। स्लेब्स ने दूसरे पौधे पर प्रयोग करते हुए उसे प्रकाश की समुचित अवस्था दी, यानी उसे कृत्रिम प्रकाश उपलब्ध करवाया तो उसमें पुष्पन हो गया। इसी तरह से शरद ऋतु में भी पुष्पन हो गया। ठीक है। लेकिन ये प्लांट अलग है तो इसमें क्रांति काल का इसमें भी महत्व है। इसके बाद गार्डनर और एलार्ड ने 1920 में, दो वैज्ञानिक जिनके नाम हैं गार्डनर एंड एलार्ड, इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1920 में तंबाकू की एक किस्म पर प्रयोग किया जिसे मैरीलैंड मैमथ कहते हैं। उस पर दीप्तिकालिता के संबंध में इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने कैसे प्रयोग किया अभी देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो मैरीलैंड मैमथ है के बीजों, ठीक है, तो बीज को इन्होंने किस पर रखा? पहले कौन से प्रकाश में रखा? इनको बसंत ऋतु में उगाया गया। कौन सी ऋतु में उगाया गया? बसंत ऋतु में। ठीक है। बीज को बसंत ऋतु में उगाया गया। अब इसमें कायिक वृद्धि तो हो जाती है, लेकिन पुष्पन होता है कि नहीं होता? तो कायिक वृद्धि तो हो गई। ठीक है। ठीक है। लेकिन पुष्पन नहीं हुआ। दो बातें सिद्ध हो गई। जब इसको बसंत ऋतु में उगाया गया तो कायिक वृद्धि तो हो गई, लेकिन पुष्पन नहीं हुआ। अब इसी किस्म के बीजों को इन्होंने शरद ऋतु में ग्रीन हाउस में अंकुरित किया। ठीक है। इसी किस्म के बीज को इन्होंने, जो बीज थे उनको शरद ऋतु में ग्रीन हाउस में अंकुरित किया। ठीक है। अंकुरित करके और फिर इन्होंने इसे कौन सी ऋतु में उगाया? नवोद्भिदों को। फिर इनके नवोद्भिदों को इन्होंने बसंत ऋतु में उगाया। ठीक है। पहले इन्होंने शरद ऋतु में ग्रीन हाउस में इनको अंकुरित किया, फिर जो नवोद्भिद बने उन नवोद्भिदों को उन्होंने बसंत ऋतु में खेतों में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। अब जब इन पौधों को या नवोद्भिदों को बसंत ऋतु में ट्रांसफर किया गया खेतों में, तो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में ही पुष्पन हो जाता है। ठीक है। पुष्पन हो जाता है, यानी ग्रीष्म ऋतु के आने से पहले ही संपूर्ण रूप से इनके अंदर पुष्पन हो जाता है। तो ये निष्कर्ष क्या निकालते हैं दोनों वैज्ञानिक? ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पुष्पन को प्रभावित करने वाला क्रांतिकारक यानी क्रिटिकल फैक्टर जो है वो क्या है? प्रकाश की अवधि है। ठीक है। इन्होंने एक बात पहली कैलकुलेशन ये जो कैलकुलेट की इस प्रयोग से, तो वो यही बताया कि इन बीजों को जब दोनों ऋतुओं में, पहले इन्होंने क्या किया कि बीज को बसंत ऋतु में उगाया,
तो कायिक वृद्धि हुई परंतु पुष्पन नहीं हुआ। फिर उन्होंने इसी किस्म के बीजों को पहले शरद ऋतु में ग्रीन हाउस में अंकुरित करके नवोद्भिद बनाए और फिर उन नवोद्भिदों को बसंत ऋतु में उगाया गया। तो फिर ग्रीष्म ऋतु के पहले ही उनमें क्या हो जाता है, पुष्पन हो जाता है। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पुष्पन को प्रभावित करने वाला एक क्रिटिकल फैक्टर क्या है, प्रकाश है या प्रकाश की अवधि है। तो इन्होंने परिभाषा ये दी कि दिन की वह लंबाई जो पौधों में पुष्पन के लिए अनुकूल हो दीप्तिकाल कहलाती है और दिन की आपेक्षिक लंबाई के प्रति पौधों की यह अनुक्रिया दीप्तिकालिता कहलाती है। ठीक है, दोबारा से, दिन की वह लंबाई जो पौधों में पुष्पन के लिए अनुकूल हो, पौधों के पुष्पन के लिए अनुकूल हो, इतना टाइम, चाहे वो 6 घंटे का हो, चाहे 8 घंटे का हो, 12 घंटे का हो, दिन के प्रकाश की अवधि का थोड़ा वो टाइम, लेकिन वो निश्चित टाइम होगा जो कि क्या करता है, पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है। और उस दिन की उस आपेक्षिक लंबाई या उस क्रांति काल के प्रति पौधों की अनुक्रिया क्या कहलाती है, दीप्तिकालिता कहलाती है। फिर इसके बाद हिलमैन ने, इन्होंने तो ये परिभाषा दी, लेकिन हिलमैन ने एक और परिभाषा दी 1969 में और ये कहा कि प्रकाश व अंधकार अवधियों के अंतरालों के प्रति, यानी प्रकाश की अवधि भी है और अंधकार की अवधि भी है, इन दोनों के अंतरालों के प्रति पौधों की अनुक्रिया को दीप्तिकालिता कहते हैं। और इसके लिए जीवन काल में किसी निश्चित अवस्था में जीवित क्रम में प्रकाश का प्राप्त होना आवश्यक है, यानी कि इनको अपने जीवन काल में एक निश्चित क्रम में प्रकाश की समुचित व्यवस्था चाहिए, किसके लिए, पुष्पन के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने, इन दोनों वैज्ञानिकों ने, हिलमैन ने और इसके साथ साथ गवर्नर एलार्ड ने इन फोटो पीरियोडिज्म के बारे में प्रयोग किए थे। तो सीधी सी और स्पष्ट शब्दों में अगर हम इसको सार के रूप में देखें तो हम सब जानते हैं कि पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया के लिए एक निश्चित क्रांति काल की आवश्यकता होती है, अर्थात दिन की आपेक्षिक लंबाई जो है उनमें कुछ टाइम ऐसा होता है, प्रकाश का काल, जो कि पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है और उस क्रांति काल के प्रति पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया का अनुकूलन क्या कहलाता है, दीप्तिकालिता कहलाता है। टाइप्स ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, टाइप्स ऑफ फोटोपीरियोडिज्म में सबसे पहले हम देखेंगे एसडीपी के बारे में, शॉर्ट डे प्लांट। तो दीप्तिकालिता के प्रकार क्या क्या हैं अभी देख लेते हैं, 1-2 आज देख लेंगे और बाकी कल। तो सबसे पहले आता है इसमें टाइप्स में, टाइप्स ऑफ फोटो पीरियोडिज्म। नंबर 1 है एसडीपी यानी शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट। अब ये ऐसे पादप हैं, ये कौन से पादप हैं, ये ऐसे पादप हैं जिनको पुष्पन के लिए या जो निश्चित क्रांतिक दीप्तिकाल से कम अवधि में दीप्तिकाल उपलब्ध होने पर पुष्पन कर सकते हैं। तो इनको 12 घंटे से कम लंबे दिन और सतत लंबी अंधकार अवधि चाहिए। ठीक है, इनको एसडीपी प्लांट को क्या चाहिए, लंबी तो अंधकार अवधि चाहिए और छोटी क्या चाहिए, इनको प्रकाश की अवधि चाहिए। यानी अगर 24 घंटे हैं तो 14 से 16 घंटे तो लगातार अंधकार चाहिए और 12 घंटे से कम का इनको क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। ठीक है, इसीलिए इनको दीर्घ रात्रि पादप भी कहते हैं, LNP यानी कि लॉन्ग नाइट प्लांट भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनमें शॉर्ट डे प्लांट कौन कौन से हैं। सबसे पहले इनको तेज प्रकाश, ये वाला, फिर हल्का प्रकाश। ठीक है, 2-3 भाग हो गए और इसके अलावा अंधकार। तो ये है तेज प्रकाश, फिर है हल्का प्रकाश और ये है अंधकार, और अंधकार की अवधि है 16 घंटे। 16 घंटे तो अंधकार की अवधि है और ये है 8 घंटे की अवधि, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या इनके अंदर पुष्पन होता है? तो पुष्पन होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, पुष्पन होता है। अब अगर इसके अंदर
तेज और हल्के प्रकाश को आधा आधा ना करके बढ़ा दिया जाए और अंधकार को कम कर दिया जाए, यानी कि इस प्रकार की अवस्था आ जाए। इसमें देखें हम दूसरे में तो ये अंधकार हो गया, ठीक है, घंटे हैं 8 घंटे। ये हो गया हल्का प्रकाश, ये भी 8 घंटे, और ये है तेज प्रकाश, ठीक है, ये भी 8 घंटे। तो क्या इसके अंदर पुष्पन होता है? पुष्पन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके अंदर पुष्पन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अंधकार की अवधि कैसी है? कम हो गई है। क्रांति काल तो इसको मिल रहा है, ठीक है, प्रकाश तो मिल रहा है, लेकिन अंधकार की अवधि इनमें पुष्पन के लिए आवश्यक है, जो कि इनको पूरी नहीं मिल रही है, क्योंकि 8 घंटे का ही मिल रहा है। यहाँ पर हमने देखा 16 घंटे का था, लेकिन इनको मिल रहा है 8 घंटे का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तीसरी अवस्था में देखें हम, तीसरी अवस्था क्या कहती है। तीसरी अवस्था में ये वाला जो सेक्शन है, इतना भाग और फिर इतना भाग, यानी ये जो शुरुआत में है इसको दिया गया तेज प्रकाश। ये कितनी अवधि है? ये है 8 घंटे की, ठीक है। और इसके बाद 16 घंटे का टाइम बचता है जिसमें अंधकार की अवधि है। ये पूरा टाइम क्या है? अंधकार का है, ठीक है, और 16 घंटे का है। लेकिन इसी अंधकार के टाइम में हम कुछ समय 2 मिनट के लिए ही सही, 2 मिनट के लिए इसको प्रकाश की अवधि उपलब्ध करवाते हैं। बीच में इसको क्या किया जाएगा? 2 मिनट का एक प्रकाश दिया जाएगा, यानी कि किरण दी जाएगी, प्रकाशीय पुंज दिया जाएगा। तो फिर क्या इसके अंदर पुष्पन होता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी अंधकार अवधि एक प्रकाश पुंज से बाधित हो चुकी है, इसलिए इसके अंदर पुष्पन नहीं होगा, ठीक है। और अगर चौथी अवस्था के बारे में बात की जाए, चौथी अवस्था यहाँ बना देता हूँ। चौथी अवस्था में देखें हम तो इसमें तेज प्रकाश दिया जा रहा है 8 घंटे का, ठीक है, और बाकी इसको 16 घंटे का क्या दिया जा रहा है? अंधकार दिया जा रहा है। लेकिन सबसे लास्ट में इसको थोड़ी सी प्रकाश की पुंज उपलब्ध करवाई जाती है थोड़े समय के लिए। तो क्या ये पुष्पन करता है? करता है, बिल्कुल करेगा पुष्पन, क्योंकि इस किरण का इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि पुष्पन के लिए इसको जितना अंधकार चाहिए था इसको मिल चुका है। तो ऐसे पादप जो निश्चित क्रांतिक दीप्ति काल से कम अवधि में, निश्चित क्रांतिक दीप्ति काल का अगर हमने निश्चित क्रांतिक दीप्ति काल का टाइम मान लिया है 12 घंटे, तो 12 घंटे से कम अवधि का दीप्ति काल अगर इनको उपलब्ध होता है, तो इनको 12 घंटे से कम अवधि का दीप्ति काल उपलब्ध हो रहा है। तेज प्रकाश 12 घंटे से कम का है, ठीक है, सभी में देखते हैं हम तो इसी प्रकार का है, तो इनके अंदर पुष्पन हो जाता है। तो पुष्प उत्पन्न करने के लिए इन्हें 12 घंटे से कम का लंबा दिन और सतत लंबी अंधकार अवधि चाहिए, इसलिए इनको दीर्घ रात्रि पादप कहते हैं, क्योंकि अंधकार की अवधि इनको लंबी चाहिए पुष्पन के लिए। कौन कौन से प्लांट हैं? जैसे निकोटियाना टेबेकम है, तंबाकू, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, सेकेरम ऑफिसिनेरम गन्ना, शकरकंद आइपोमिया बटाटा, इसी तरह से सरसों का पादम जो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज है, धतूरा स्ट्रूमेरियम धतूरा, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, तो ये सोलेनेसी कुल के पादप। इसके अलावा सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, शकरकंद, सरसों, धतूरा, आलू, ये सारे जो प्लांट हैं ये कैसे हैं? ये एसडीपी प्लांट हैं, ठीक है। अब एक बात अगर हम यहां देखें, इनको अगर अंधकार अवधि चाहिए ज्यादा पुष्पन के लिए, तो फिर प्रकाश का यहाँ क्या काम है? तो केवल इनको प्रकाश क्यों चाहिए? भोजन के निर्माण के लिए चाहिए। प्रकाश पुष्पन के लिए नहीं चाहिए, भोजन के निर्माण के लिए चाहिए। पुष्पन के लिए इनको लंबी अंधकार अवधि चाहिए, जो कि इनको मिलती भी है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। लॉन्ग डे और बाकी के हम देखेंगे कल।